लोग इसके पहले कई टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हम लोग संबंध व फलन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस संबंध और फलन के अंदर आपने सबसे पहले कार्तीय गुणनफल पढ़ा था। उस कार्तीय गुणनफल के उपसमुच्चय के बारे में बात करा था और वो क्या बने थे, संबंध बने थे। फिर आपको फलन की परिभाषा बताई थी, कुछ संबंध फलन बन जाते हैं। उसके लिए आपसे कहा था दो शब्द याद रखने हैं, एक और केवल एक ही प्रतिबिंब वाला विशेष वर्ड ध्यान रखना था। तो फलन की परिभाषा आप समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वास्तविक फलन किसे कहते हैं और या वास्तविक मान फलन, ये दो वर्ड आते हैं तो इनको समझिए। तो ये सामने जो लिखी हुई है फलन के नीचे, ये परिभाषा फलन की नहीं, ये परिभाषा आपके पास वास्तविक फलन की है। तो हम लोग कब वास्तविक फलन किसे कहते हैं वो समझिए। ये कह रहा है एक ऐसे फलन को, कोई फलन आपको दिया रहेगा, उसको हम वास्तविक कब कहेंगे, जिसका परिसर, तो परिसर मतलब जिसे इंग्लिश में रेंज कहते हैं, परिसर को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रेंज कहते हैं। अभी समझेंगे हम लोग, अगर आपको रेंज वाला समझ में नहीं आएगा तो। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आपने समुच्चय वाला टॉपिक पढ़ा है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होता था, जिसे हम लोग रियल नंबर जिसे कहते थे और किसे प्रदर्शित करते थे, आर से। यार संबंध नहीं, बुक में आप देखोगे तो कुछ समुच्चय डार्क लेटर से लिखे जाते हैं, मतलब कुछ इंक थोड़ा डार्क लगी होगी, बोल्ड लेटर में कह सकते हैं इसे। तो वह क्या है आपके पास, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका उपसमुच्चय। अब वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय क्या हो सकते हैं, प्राकृतिक संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, पूर्णांक हो सकते हैं, और उसके बाद रियल नंबर, रेशनल नंबर, क्यूब, ये चीजें हो सकती हैं। इन सब में सबसे बड़ा क्या है आपके पास, वास्तविक संख्याओं का ही समुच्चय होता है। तो वास्तविक संख्याएं या उसका उपसमुच्चय मीन्स ऐसे ही फलन जिसका परिसर क्या हो, ये प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, परिमेय संख्या हो, या फिर सीधे मेन चीज ये आर लिखा हो। समझ गए हो गया। तो जिसका रेंज आपके पास रियल नंबर या उसका उपसमुच्चय होता है, और उसके उपसमुच्चय कौन कौन हो सकते हैं ये भी बता दिया आपको। तो ऐसे क्या कहलाएंगे आपके, वास्तविक मान फलन कहलाएंगे। अब वास्तविक मान फलन क्यों कहा होगा, जनरली आपको जब पिछली परिभाषा बताई थी, आपसे कहा फलन को आपकी बुक में फंक्शन कहते हैं, इसलिए एफ से लिखा है। एफ कहाँ से कहाँ, एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में परिभाषित होता है। अभी मैं वास्तविक फलन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इधर जो यहाँ जो भी समुच्चय लिखूंगा तो ये क्या कहलाएगा आपका, डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, जिसे प्रांत कहते हैं। और इस साइड जो समुच्चय लिखूंगा, ये खाली अभी बॉक्स बना के मैं फिल करूंगा इस जगह पर, ये क्या कहलाएगा आपका, सहप्रांत कहलाएगा। ठीक, तो इधर वाला डोमेन जिसे प्रांत कहते हैं, और इधर वाला सहप्रांत जिसे क्या कहते हैं हम लोग, कोडोमेन। लेकिन मैंने यहाँ वर्ड आप देखो ना, मैंने प्रांत लिखा है ना सहप्रांत लिखा है, मैंने क्या लिखा, परिसर। परिसर क्या होता है, जब ये फंक्शन इस समुच्चय से इस समुच्चय में परिभाषित हो रहा है, तो यहाँ के अवयव को आपने प्रांत कहा, और उसको लिखने का तरीका x से लिखा जाता है। आपको बताया था कि y = fx लिखते हैं, तो x जो लिखा हुआ है वह क्या है, प्रांत का अवयव है। लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू सॉल्व करके आएगी, ये क्या कहलाएगा, ये y परिसर का अवयव कहलाएगा। और परिसर कोई नई चीज नहीं होगी, परिसर सह प्रांत का उपसमुच्चय ही होगी। बाकी ये समुच्चय उपसमुच्चय ये आप बात कर चुके हो, तो ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी कि परिसर क्या हो रहा है। तो वास्तविक फलन हम किसे कह रहे हैं, जिसका परिसर कैसा है आपके पास, वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है। फिर दूसरी लाइन मैंने नया पैराग्राफ बना के लिखा, इसमें लिखा है यदि वास्तविक चर, वो वास्तविक चर आपका x हो सकता है, वाले किसी वास्तविक मान फलन, वास्तविक मान फलन ऊपर परिभाषित कर दिया कि जिसकी रेंज के अवयव या परिसर के अवयव कैसे होंगे, वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय। कहा प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अथवा उसका उपसमुच्चय हो। मीन्स फलन, इधर मैंने क्या कहा, इसको क्या कहते हैं, कहा प्रांत, और इधर क्या आने वाला है, कहा सहप्रांत। और इसी सहप्रांत हो सकता है, सहप्रांत के सभी अवयव परिसर बन जाए, नहीं तो ना सहप्रांत का परिसर जो होता है वो क्या होता है, कहा मैंने, परिसर जो होता है वह सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है। तो वास्तविक फलन में क्या कह रहा, प्रांत और परिसर ये दोनों ही कैसे होने चाहिए, कह रहा वास्तविक या वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय होने चाहिए। मीन्स r होना चाहिए या n होना चाहिए, w z q। अगर कभी ऐसा लिखा है f मैपिंग r to r, तो आप समझिए ये वास्तविक फलन लिखा है। आपने कहा f मैपिंग n to n लिखा है, ये भी क्या होगा, वास्तविक फलन होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपसे क्या कहा, वास्तविक फलन होने के लिए जो ये प्रांत है ये भी कैसे होने चाहिए, वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय। तो आप समझ गए होंगे कि आप वास्तविक फलन किसे कहेंगे। ठीक, तो प्रांत के अवयव भी जब प्रांत जो लिखा हुआ है वह समुच्चय भी किसका होना चाहिए आपके पास, वास्तविक संख्याओं या उसके उपसमुच्चयों का। ठीक, तो ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम कुछ स्पेशल फंक्शनों के बारे में बात करेंगे। ये फंक्शन डिस्क्राइब आप अभी समझिए, और ये बाकी आगे की कक्षाओं में भी आपके काम आएंगे। तो पहला आपका फलन जो है वो तत्संकलन, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है।
अब तत्समक फलन जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, ये क्या होता है? तो पहले तो ये वास्तविक फलन है, तो मैंने एफ मैपिंग आर टू आर लिख दिया। आर मैंने सबसे बड़ा समुच्चय लिख दिया, तो ऑब्वियसली एन के लिए, जेड के लिए, इनके लिए भी ये बात सही आएगी। तो ये फलन कहाँ से कहाँ परिभाषित है, आर से आर है, मीन्स वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में। आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में बात करनी है, तो फंक्शन जनरली जब हम लोग ये y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, लेकिन आइडेंटिटी का मतलब फंक्शन जिस पर अप्लाई हो रहा है, किस पर अप्लाई हुआ, x पर, तो आउटपुट भी क्या मिले, वही x। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखा होगा, या फिर आप कहते थे हम लोग तो y इक्वल टू एफ एक्स पढ़ते थे, तो आप ये भी कह सकते हैं y इक्वल टू एक्स। तो आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में बात करूं तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, आपने कहा इसका मतलब f1 अगर रखूंगा तो 1 आएगा, f2 रखूंगा 2 आएगा, f3 रखूंगा 3, मीन्स जैसा अवयव लोगे फंक्शन उसको चेंज नहीं करेगा, वैसे का वैसा ही उतार देगा। तो ऐसा फलन क्या कहलाएगा, आपका तत्सम फलन। तो आप क्या याद रखिए तत्सम फलन के लिए कि वो कहाँ से परिभाषित है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, और उस फलन का मान एफ एक्स बराबर एक्स। आपने कहा एफ ही लिखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, उसको जी से लिख दो, लेकिन जब पूरी परिभाषा लिखी जाएगी तो लास्ट में लिखेगा कि तत्सम फलन को हम लोग इंग्लिश में आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, इसलिए किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई से। ठीक, तो तत्सम फलन को किससे प्रदर्शित किया जाएगा, आई से। तो इसका मतलब आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। और आपने कहा हमारी बुक में तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखा है, ये भी वास्तविक फलन है, सॉरी ये भी तत्सम फलन है, वास्तविक तो है ही है, तत्सम फलन की। अब इसका आलेख भी देख लेते हैं। ये y इक्वल टू एक्स आपने छोटी कक्षा में, बल्कि छोटी कक्षा 10th में भी अभी पढ़ के ही आए हो आप, लाइन ड्रॉ करना। आप x के कुछ मान दोगे y निकलेगा, 0 दोगे तो 0 आएगा, 1 दोगे 1 आएगा, 2 दोगे 2 आएगा। आपने कहा नहीं माइनस में देते हैं, तो -1 दोगे -1 आएगा, -2 दोगे तो -2 आएगा। और इसका ग्राफ अगर मैं यहाँ बना के दिखाऊं, इधर की ओर को x, इधर की ओर को y, लेकिन यह y क्या है आपके पास, एफ एक्स ही है। 0,0 इसका मतलब 0। जब x1 है तो y भी 1, x1 है तो y भी 1, जब x2 है तो y 2, ऐसी x -1 है तो y -1, x -2 है तो y -2। इन पॉइंटों को जब आप ज्वाइन करते रहोगे, और जरूरी थोड़ी क्या इतना ही पॉइंट लो, तो इसलिए दोनों ओर को मैं एरो बना देता हूँ, मीन्स इसको जितना प्रसारित करना है प्रसारित कर लीजिए। तो यह किसका आलेख हो गया आपके पास, तत्सम फलन का। तत्सम फलन कितना याद रखना है, आपके काम की जो चीज़ है, एफ मैपिंग आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और दूसरी चीज़ का ग्राफ कैसा होता है, एक्स और वाई एक्सिस को बीचों बीच से कट करते हुए चले जाता है। अगर आप कभी एंगल के बारे में बात करोगे तो ये एंगल 45 डिग्री का होता है। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया तत्सम फलन। एक और फलन देखिए, अचर फलन। अचर फलन इंग्लिश में क्या कह दिया, कांस्टेंट फंक्शन। इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू कभी बदलनी ही नहीं चाहिए, बदलनी ही नहीं चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू जो हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स पढ़ते आए थे, इस एफ एक्स की वैल्यू c लिख दी मैंने। c क्या है आपके पास, एक कांस्टेंट टर्म, हो सकता है आपने k लिख दिया, अभी समझने के लिए चलो c लिख देता हूँ। c क्या है अपने आप में एक कांस्टेंट टर्म, मैंने c लिखा, आप कहोगे हमने k लिख दिया, हमने 2 लिख दिया, हमने 3 लिख दिया। कोई भी कांस्टेंट टर्म आप यहाँ मेंशन करवा दोगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका अचर फलन कहलाएगा। और इसके लिए भी आप क्या कह सकते हो, एफ मैपिंग आर टू आर करके लिखा। ठीक, जो भी वास्तविक संख्या आप दोगे, आपने 1 दिया तब भी इसका मान c रहना है, 2 दिया तब भी c रहना है, 3 दिया तब भी c रहना है। तो ये फलन आपके पास वास्तविक फलन है। एफ एक्स इक्वल टू सी लिखा है, सी की जगह आप कोई दूसरी चीज़ भी लिख सकते हो, लेकिन वेरिएबल नहीं लिखोगे। जनरली आप एक्स वाई जेड वेरिएबलों के लिए यूज़ करते हो, ए बी सी आप कांस्टेंट के लिए यूज़ करते हो, इसलिए इसको कुछ भी रखवा देंगे। इसका ग्राफ देखेंगे तो फिर वही ग्राफ समझने के लिए आप वाई इक्वल टू सी समझिए। तो आप एक्स तो इसमें है ही नहीं, ग्राफ तो हम लोग हमेशा एक्स और वाई में ही ड्रॉ करेंगे। तो एक्स की वैल्यू 0 दोगे तब भी सी रहेगा, 1 दोगे तब भी सी रहेगा, 2 दोगे तब भी सी रहेगा। आपने कहा नहीं माइनस में देते हैं तब भी सी रहने वाला है, तो ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली है, इसका मतलब। और सी से अगर ग्राफ समझने में परेशानी है तो आप सी को मान लीजिए 2 लिया है आपने, तो 0 लेंगे तब भी 2, 1 लेंगे तब भी 2, 3 लेंगे तब भी 2, -1 लेंगे तब भी 2। तो ये एक फिक्स रिजल्ट रहेगा इस तरह से लाइन। तो ये भी आगे पीछे प्रसारित हो सकती है। तो ये किसको इंडिकेट कर रही है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी को। तो आप ये कह सकते हो कि अचर फलन का जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा है। ये भी तो सरल रेखा थी, ये सरल रेखा ऐसी थी जो मूल बिंदु से गुजर रही थी और एक्स वाई एक्सिस को अर्जित कर रही थी, एक्स वाई एक्सिस के बीच के कोण को अर्जित कर रही थी। लेकिन जो अचर फलन का ग्राफ है वह कैसे आया है, आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन समांतर। ठीक, तो ये 2 फलन आप समझ गए होंगे। पहले तो वास्तविक फलन समझ गए होंगे, दूसरी बात आप क्या समझ गए होंगे, तत्समक फलन और अचर फलन। तो ये 2 फलन आज आप दिमाग में बैठा लीजिए अच्छी तरह से कि तत्समक फलन क्या है और अचर फलन क्या है। ठीक, थैंक यू।